गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आज आपका 17 जुलाई और 17 जुलाई को आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके पूरे जीके जिसके प्रश्न क्या पूछे गए थे, इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न मिले, सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा, इस तरह से 100% सटीक एनालिसिस पाने के लिए। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि ओडिशा में सबसे पहले जो पद्म पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है आपका चेंज हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। ठीक है, शायद पूछा गया होगा कि इन्हें पद्म जो भूषण है उनका किस वर्ष मिला था। ठीक है, तो उसका आंसर आपका 1988 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पूछा गया हो कि ओडिशा में सबसे पहले पद्म पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केलू चरण महापात्रा हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, केलू चरण महापात्रा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा केलू चरण महापात्रा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ओडिसी एक शास्त्रीय दान से उसी से रिलेटेड ये आपके प्रमुख व्यक्ति हैं और उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले भी पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा केलूचरण महापात्र को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी मिला है, 1966 में मिला है। इसके अलावा पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड 1974 में मिला है। इसके अलावा पद्म भूषण मिला है आपका कब, 1988 में मिला है। ठीक है, तो जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है 4, भारत रत्न और पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण 3 तो इनको मिल चुका है। ठीक है, सबका ये याद रख लीजिएगा। यानी पद्म भूषण पूछा था कब मिला है, तो 1988 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि हमारे द्वारा जो एसएससी का जो क्यूज चलाया जाता है सीजीएल और सीएचएसएल के लिए प्रयास ऑनलाइन क्यूज के नाम से संचालित होता है। ये क्यूज दोस्तों आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था जो कि अभी तक चल रहा है। अगर इसमें अभी आप ज्वाइन करते हैं मात्र 49 रुपये में, तो 1 जुलाई से लेकर अभी तक का क्यूज आपको पर्सनली सेंड कर दिया जाएगा। आप क्यूज को आसानी से घर बैठे दे सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ भी मिलता है क्यूज का, जीके जीएस का, जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहेंगे, डिटेल सोल्यूशन भी रहता है। इसमें जीएस के 25, इंग्लिश के 25, यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का क्यूज होता है रात को 9 बजे। ठीक है, अगर आप इसे परचेज करते हैं तो ये आपका वैलिड अगस्त 2023 तक रहेगा, यानी कि लास्ट अगस्त तक। ये पुनः 30 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित आपके प्रश्न को देखने को मिलता है। और इसे ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और भी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो आगे जो अगला जो प्रश्न सबसे पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों उस्ताद अमजद अली खां। ठीक है, उस्ताद अमजद जो अली खां है उनका जो संबंध है किस वाद्ययंत्र के लिए वो प्रख्यात व्यक्ति है। ठीक है, तो देखिए उस्ताद जो अमजद अली खां है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोद वादक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, सरोद वादक हो जाएगा। सरोद वादक से संबंधित और कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे कि अलाउद्दीन खां हो गए। ठीक है, इसके अलावा बंधु अली खां, विश्वजीत राय, जरीन दारूवाला। ठीक है, ये सभी जो व्यक्ति हैं आपके सरोद वादक ही सरोद से ही संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा उस्ताद अमजद अली खां को 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण इनको कब दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2001 हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा 1975 में पद्मश्री मिला है। ठीक है, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है 1975 में। 1991 में आपका पद्म भूषण मिला है। ठीक है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। इनको भी तीनों आपका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न छोड़कर आपका इनको भी मिला है। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खां को, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मास्की अभिलेख आपका कहाँ स्थित है। ठीक है, तो मास्की जो अभिलेख है वो दोस्तों आपका मास्की अभिलेख भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अगर कर्नाटक के जिला का भी नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कर्नाटक के जिला का नाम आपका रायचूर हो जाएगा। ठीक है, रायचूर जिले में एक पुरातात्विक स्थल है, तो रायचूर कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये मस्की नदी के तट पर स्थित है जो कि तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा 1915 में सी बोर्डेन द्वारा सम्राट अशोक की एक लघु शिलालेख की खोज के साथ यह स्थल प्रमुखता में आया था। ठीक है, ये मास्की अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका अशोक से संबंधित है। अशोक कौन है, तो ये आपका मौर्य साम्राज्य का एक शासक था। ठीक है, कहाँ का, मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आप लोग को मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर मौर्य वंश का आपका स्थापना किया था। चंद्रगुप्त के बाद आपका इसका बेटा आता है, बेटा के बाद अशोक आता है। ठीक है, बिंबिसार का बेटा अशोक आता है। ठीक है, इसके अलावा अशोक से संबंधित और कुछ प्रमुख आपके अभिलेख हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक नजर इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आपका अभिलेख है शाहबाजगढ़ी। ठीक है, ये अभिलेख आपका पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। मानसेहरा अभिलेख ये दोस्तों आपका हजारा पाकिस्तान पड़ता है, तो पाकिस्तान वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका एक है कालसी अभिलेख जो कि याद रखिएगा, ये पड़ता है आपका देहरादून उत्तराखंड में। एक आपका गिरनार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरनार पर्वत भी है। गिरनार जो अभिलेख है आपका जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। धौली एक
अभिलेख है जो कि पूरी उड़ीसा में पड़ता है, और जौगर अभिलेख आपका गंजाम जिला है उड़ीसा का, वहीं पड़ता है। सोपारा अभिलेख, ठीक है, ये आपका थाने महाराष्ट्र में पड़ता है। थाने से दोस्तों आपको एक याद रखना है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपका थाने का ही है, ठीक है, थाने का ही है जिला में, ठीक है। इसके अलावा एरगुडी अभिलेख आपका कहाँ है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। मास्की अभिलेख जो कि आज पूछा गया था, ये आपका रायचूर कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा गुर्जरा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, दतिया मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ब्रह्मगिरी ये दोस्तों आपका मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। भ्राम्बू अभिलेख आपका बैराट राजस्थान में पड़ता है। अहरौरा अभिलेख मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। जटिंग रामेश्वर आपका कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। सासाराम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिहार में पड़ता है। राजू लमनगिरी ये दोस्तों आपका कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। गोवी मठ आपका मैसूर कर्नाटक में। सोरोमोर आपका मध्य प्रदेश में। निट्टूर आपका कर्नाटक। उदय गोलम आपका बेल्लारी कर्नाटक। सनाती आपका कर्नाटक, ठीक है। एक नज़र इसको देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम जाने से पहले एक नज़र इसको आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कुमायूं हिमालय सतलज और किस नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। सतलज और किस नदी के बीच में स्थित है, एक नदी का नाम दिया गया था, एक नदी का नाम आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा, ठीक है। कुमायूं जो हिमालय है दोस्तों आपका काली नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 4 प्रकार के आपका हिमालय है। एक आपका पंजाब हिमालय हो गया, एक आपका कुमायूं हिमालय हो गया। कुमायूं हिमालय हो गया ये दोस्तों आपका स्थित कहाँ है, तो आपका सतलज और काली नदी के बीच में है। एक है आपका नेपाल हिमालय, एक है आपका असम हिमालय, ठीक है। इन सभी हिमालयों से जो प्रश्न आपके आते हैं, तो इन सभी हिमालयों को एक नजर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से नदियों के बीच में आपका यह हिमालय है जो कि पड़ता है, तो ठीक है। तो देखिए पहला है आपका पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ कहाँ पड़ता है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में पड़ता है, ठीक है। पंजाब हिमालय पड़ता कहाँ है, तो सिंधु, ठीक है, सिंधु और आपका सतलज नदी के बीच में, ठीक है। ये आपका पंजाब हिमालय पड़ता है। इसके अलावा आपका नेपाल हिमालय कहाँ पड़ता है, तो नेपाल हिमालय आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये दोस्तों काली और तीस्ता, ठीक है, काली और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है। ये आपका काली हो गया, ये आपका तीस्ता नदी हो गया, ये दोनों के बीच में आपका कौन सा हिमालय पड़ता है, तो नेपाल हिमालय पड़ता है। अगला है आपका असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ पड़ता है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच, ठीक है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच दोस्तों आपका असम हिमालय पड़ता है। तो असम हिमालय आपका ये हो गया, ये आपका तीस्ता नदी हो गया, इधर कहीं आपका दिहांग हिमालय होगा, उसके बीच में दोस्तों आपका असम हिमालय है जो कि पड़ता है। अगला है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के बीच में हम लोग बात कर कि यह कहां पड़ता है, सतलुज और काली नदी के बीच में पड़ता है। तो आपको एक नज़र इसको याद रखना है, नहीं तो ये आपका जो फिगर है इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि कुमारी अंचल, ठीक है, किस खेल से संबंधित है, ठीक है। कुमारी अंचल नहीं, अंचला ठाकुर एक है, ठीक है। इसका आपका आया था, नाम आपका थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अंचला ठाकुर आपका एक है जो कि स्कीइंग से संबंधित आपके प्रमुख खिलाड़ी हैं। अंचला ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी, और 21 साल की अंचला ने तुर्की में आयोजित स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक है जो कि जीता था, ठीक है। तो स्कीइंग इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत है जो कि किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है उसकी शुरुआत आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में होता है। कौन सी योजना में होता, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक है आपका जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कब हुआ था, तो इसकी स्थापना, इसकी जो योजना की शुरुआत है वो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। कौन सी योजना का, जवाहर रोजगार योजना का। अगर डेट भी पूछ दिया जाए तो 1 अप्रैल 1989 को हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम की योजना के लिए शुरुआत की गई थी। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो टोटल आपका 12 पंचवर्षीय योजना चला था। इसको एक नजर देख लेते हैं कब से कब तक चला था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना संबंधित आपका जो प्रश्न अब आपका शामिल कर दिया गया है, तो हो सके तो इससे भी प्रश्न आपको देखे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत है पहला तो आपका कब हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था, 5 वर्षों तक चला था, 1956 तक चला था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका कब चला था, जब फर्स्ट वाला खत्म होगा तो दूसरी वाला आपका चालू हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 1956 से 1961 में चलेगा, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका 1961 से चलेगा और 1966 तक चलेगा, ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना चलता है। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आपका एक प्लान हॉलीडे आता है, ठीक है, 3 साल के लिए चलता है प्लान हॉलीडे, ये आपका 1966 से 1969 तक चलता है। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना आता है वो दोस्तों आपका 1969 से 1974 तक चलता है। तो ये भी प्रश्न आपका पूछ दिया जा सकता है कि प्लान जो हॉलीडे है किस दो पंचवर्षीय योजना के बीच में चला था, तो तीसरी और चौथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना ये कब तक चला था, तो 1974 से 1989 ईस्वी तक चला था। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद एक आपका आता है अनवरत योजना, रोलिंग योजना, ठीक है, ये आपका 1978 से 1989 तक 1 साल के लिए आता है। इसके अलावा 6ठी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1980 से 1985 तक चलता है। इसके अलावा आपका आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1985 से 1990 तक चलता है। इसके अलावा आता है ईयरली योजना, ईयरली
योजना यानी कि वार्षिक योजना है जो कि आपका 1990 से 91 से 92 चलता है। इसके अलावा 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि दोस्तों आपका आज आया था 1992 से 1997 तक चलता है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत है जो कि हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1997 से 2002 तक चलता है। 10वीं आपका 2002 से 2007 तक चलता है। 11वीं आपका 2007 से 2012 तक चलता है और लास्ट आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना चलता है 12वीं जो कि आपका 2012 से 2017 तक चलता है, ठीक है। तो 1951 में आपका पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, 2017 तक आपका ये चला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका दल खाई जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है। तो दल खाई जो नृत्य आपका हो जाएगा उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। दल खाई जो नृत्य दोस्तों आपका कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है। इस नृत्य में आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है उड़ीसा के संबलपुर जिले में हुआ है और संबलपुर के आदिवासियों के सबसे पारंपरिक लोक नृत्य रूप में से एक है। इसके अलावा ओडिशा से संबंधित कुछ और अन्य प्रमुख लोक नृत्य को देखें तो एक आपका है ओडिसी नृत्य जो कि हालांकि शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा एक आपका आता है छऊ नृत्य। इसके अलावा एक चैती घोड़ा दंदा नाटा। इसके अलावा मेधा नाच, चांगू नृत्य और कर्म नृत्य, ये सभी नृत्य आपका कहाँ से संबंधित है, तो ओडिशा राज्य से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पैरा ओलंपिक का आयोजन है जो कि कौन सा देश अभी तक नहीं किया है, मतलब कभी अभी तक किया ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका भारत हो सकता है, कंफर्म नहीं है, इसको एक बार हम लोग कंफर्म कर लेंगे फिर आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे, नहीं तो पीडीएफ में इसको बता देंगे। लेकिन आप लोग कंफर्म होंगे तो आप लोग जरूर इसका आंसर जो कि कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपका भारत ही है जो कि अभी तक पैरा ओलंपिक का आयोजन है जो कि किया नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संविधान का जो भाग 9 है, भाग 9 का जो बी है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए संविधान का जो भाग 9 बी है वो दोस्तों आपका सहकारी समिति से संबंधित करता है, ठीक है। सहकारी समिति की व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सहकारी समिति हो जाएगा, भाग 9 बी से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243 जेड एच है, 243 जेड टी तक क्या करता है, आपका सहकारी समिति की व्याख्या करता है। इसके अलावा संविधान का भाग 9A क्या है, तो भाग 9A क्या है, तो नगर पालिकाओं का वर्णन है। नगर पालिकाओं का वर्णन है कौन से अनुच्छेद तक है, 243B से 243J तक शामिल है, ठीक है। ये आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा सम्मिलित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इन संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के रूप में जाना जाता है। 1 जून 1993 से इसको लागू किया गया था। नगर पालिका को नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के रूप में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो भाग 9A पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। 9B पूछा गया था तो ये आपका सहकारी समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6 बार जो भारत आने वाला जो फ्रांसीसी यात्री है दोस्तों आपका जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर है, ठीक है, जो कि फ्रांस का यात्री था, जो कि आपका 1630 से 1668 के बीच आपका 6 बार भारत का दौरा किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रेवेनियर हो जाएगा। उन्हें 116 कैरेट के हीरे की खोज के लिए जाना जाता है। उनका जो पुस्तक है ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक लिखी था, ठीक है। इसके अलावा एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि अकबर के समय में कौन सा पुर्तगाली यात्री 9 बार यात्रा किया था। तो इस प्रकार का कोई फैक्ट्स नहीं मिला है, लेकिन अकबर के समय एक पुर्तगाली यात्री आपका भारत में आया था, यात्रा किया था, वो था आपका फादर मोंसेराट, ठीक है। फादर मोंसेराट जो कि पुर्तगाली यात्री था, फादर एक्टिविटा के साथ 1578 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। लेकिन आपका 6 बार वाला पूछा गया था कि कौन सा फ्रांसीसी यात्री भारत आया, तो ट्रेवेनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि फर्स्ट प्रारूप समिति कब पेश किया गया था। इस तरह का भी कोई प्रश्न पूछा गया था, क्लियर प्रश्न लेकिन मिल नहीं पाया है, लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट जाने शायद आपको आंसर इसमें मिल ही जाए, ठीक है। तो भारतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन समिति ने प्रारूप प्रस्तुत किया था, जो संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अंतर्गत संविधान निर्माण समिति बनी थी, जिसे ड्राफ्ट समिति भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति ने अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों के समूह की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा में संविधान की अंतिम रूपरेखा 26 नवंबर 1949 को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जिसमें उन्हें संविधान निर्माण का श्रेय B.R. अम्बेडकर को दिया था, और संविधान की सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे, तो ऊपर देखा हमने 7 सदस्य हैं अध्यक्ष सहित। अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरी, सत्यपाल मणिलाल मुन्नी,
मोहम्मद सुदता, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी एलमित्र, दीपी खेतान, ये सभी अब क्या थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गुलिबल का एंटोनिम्स क्या होगा। ठीक है, गुलिबल का दोस्तों आपका एंटोनिम पूछा गया था। गुलिबल के एंटोनिम में आपका क्या क्या हो जाएगा, तो काइनिकल ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, काइनिकल ऑप्शन में दिया गया था, जो यही राइट आंसर है। इसके अलावा और भी क्रिटिकल, सस्पिशियस, मिस्टरफुल, ये सब दोस्तों आपका क्या है, तो आपका गुलिबल का ही एंटोनिम्स है, तो आपका काइनिकल ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, क्या ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि क्वेश्चन आपका 14 तारीख को भी पूछा गया था। तो 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है गुजरात में आपका हुआ था, गुजरात के 6 शहरों में। ठीक है, गुजरात में पहली बार आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। पहला स्थान पे आपका सर्विसेज, ठीक है, पहला स्थान पे आपका सर्विसेज था, दूसरा स्थान पे आपका महाराष्ट्र था। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के जज का जो वेतन है कहाँ से दिया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। उनके न्यायाधीश के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संचित निधि हो जाएगा भारत का। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय के जो वेतन भत्ते है वो दोस्तों आपका राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आपका जब सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा तो आपका भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, देखिए राज्य की संचित निधि से उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का पेंशन दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया वेतन दिया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन कहाँ से दिया, पेंशन कहाँ से दिया जाता है, तो ये आपका भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ते आपका राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन की बात पूछेगा तो आपका भारत की संचित निधि से। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का वेतन भत्ते सभी आपका संचित निधि से ही दिया जाता है, वो भारत का ही। ठीक है, दो तरह का संचित निधि होता है, भारत का अलग होता है, अपना अपना राज्य का अलग होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका स्फैग्नोमीटर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे अक्सर ब्लड प्रेशर मीटर, ब्लड प्रेशर गेज या ब्लड प्रेशर मॉनिटर के रूप में जानते हैं। ये एक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग उपकरण है। ठीक है, तो स्फैग्नोमीटर इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका क्लोरीन, इसका राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर लैंग्वेज इसका मिल नहीं पाया, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उसको हम एक बार देखते हैं कि आपका दिया गया था केमिस्ट्री में दिया गया था कि 35 AMU, ठीक है, 35 AMU किस तत्व का होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्लोरीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्लोरीन हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था आधुनिक शिक्षा पर जो जोर है किसे ने दिया था, तो लॉर्ड थॉमस मैकाले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट कह रहे थे कि थॉमस मैकाले ऑप्शन में शायद नहीं था, तो देख लीजिएगा क्या था। लॉर्ड थॉमस मैकाले ने भारत की शिक्षा नीति में बहुत मुख्य बदलाव किया था, इसलिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा का जनक है, जो कि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है किसका होता है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, एबोनाइट, कॉपर, ग्लास, नाइक्रोम, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका एबोनाइट, इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनिम्स ऑफ कंसेंट क्या होता है, इस कंसेंट का जो मीनिंग होता है आपका अनुमति होता है। सिनोनिम्स बात करेंगे तो एग्रीमेंट, असेंट, कंकरेंस, अकॉर्ड, परमिशन, लीव, सेनेशन, ऑथराइजेशन, ये सभी दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट का क्या है, सिनोनिम से। तो इनमें से एक ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, उसी को आपको क्लिक करना था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डज द इडियम रूल्ड और द रोस्ट मीन। ठीक है, इसका आपका रूल द रोस्ट मीन का आपका इडियम पूछा गया था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टू बी द पर्सन हु मेक्स ऑल द डिसीजन इन ए ग्रुप, यानी कि वो व्यक्ति बनना है जो कि समूह में सभी निर्णय लेता है। इसका आपका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये आपका क्या रहा आज के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो कि लगभग आपका 22 से 23 क्वेश्चन आपका जीके जीएस में और आपका 4 से 5 प्रश्न आपका इंग्लिश में मिले थे, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस करने का है, जो कि प्रयास किया है। जीके जीएस के लेवल थोड़ा सा आज के शिफ्ट में आपका मॉडरेट देखा गया है। ठीक है, आपका 16 से 17 प्रश्न आपके बनने लायक थे, जो कि स्टूडेंट पढ़ते हैं। बाकी आपका 5-6 जो प्रश्न थोड़ा सा आपका अलग लेवल का पूछा गया था। बाकी मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे तो दोस्तों आपका इजी आया था, सभी स्टूडेंट का करना है। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आपका इजी ही देखने को मिला था। ठीक है, बाकी इंग्लिश का देख सकते हैं, इंग्लिश का तो प्रीवियस के क्वेश्चन पे ज़्यादातर जो आपका रहता है सिनोनिम्स, वोकैबुलरी या एंटोनिम्स, वो आपका रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आज का एनालिसिस था। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, इसी तरह से हर रोज एनालिसिस जो कि पाने के लिए। बाकी अगर क्यूज में ज्वाइन लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये के शुल्क में क्यूज में ज्वाइन ले सकते हैं। अगस्त तक का इसका वैलिडिटी रहेगा। आज तक का क्यूज आपको पर्सनली सेंड कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपका क्यूज होता है। व्हाट्सएप में आप संपर्क कीजिएगा, इससे बहुत सारे जो प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं, हर समय आपका 3 से 4 प्रश्न मिल ही जाता है इस क्यूज से। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो क्यूज को ज्वाइन कीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिएगा। डेमो भी आपको मिलेगा, अगर डेमो भी लेना चाहते हैं तो डेमो लिख के इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है।
पीडीएफ की बात करेंगे तो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।